अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ये नया एपिसोड है डिजिटल चर्चा का 2019 का सबसे पहला एपिसोड। और कुछ लोग बोलेंगे कि हम नए साल मनाते नहीं हैं, इसमें मनाने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसको एक त्यौहार की तरह नहीं देखती हूँ। लेकिन जब हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है तो एक मेंटल, एक मानसिक एक पॉइंट होता है कि हमें अगर कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उन पे बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक और उनकी शुरुआत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि नया साल एक अच्छा एक्सक्यूज़ हो जाता है, एक अच्छा बहाना हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो आप कब से करना चाहते हैं लेकिन उसे नहीं कर पाए, तो एक नया साल का बहाना ढूंढकर दिमाग में ये ठान लेते हैं कि आज नए साल से इस चीज़ को शुरू करेंगे। मेरे लिए जो ये डिजिटल चर्चा की वीडियोस भी हैं, मैं 8-9 महीने से मेरे पास ये दिमाग में कब से था कि ऐसा कुछ करूं मैं, लेकिन कभी लाइफ बिजी हो जाती है, कभी कोई और ऐसे कारण थे तो कभी हो नहीं पाया। लेकिन जब पिछले साल जनवरी में जब 2018 शुरू हो रहा था तो तब मैंने अपने आप दिमाग में ये ठान ली थी कि जैसे भी होंगे, जितने भी एपिसोड्स हो पाएंगे, जैसा भी काम का स्केड्यूल कैसे भी होगा, लेकिन मुझे ये वीडियोस ज़रूर बनाने हैं। और 23 वीडियोस मैंने बनाए हैं इस 2018 में। ये 24th वीडियो है, तो उम्मीद ये थी कि थोड़े से और हो जाएं, लेकिन ठीक है, जितना टाइम मिला उतना उसके हिसाब से। तो आप अपने 2018 की जर्नी को, अपने आपके जैसे भी आपका जो वक्त गुजरा है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस तरह सोचना पसंद करती हूँ कि जो साल गया है उसके बारे में कि 5 ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने सीखी, या 5 बहुत अच्छी चीज़ें हुई उनमें, और 5 ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि फेल हो गई। फेलियर को मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो एकदम बुरी चीज़ है, लेकिन 5 ऐसी चीज़ें जो चली नहीं या अच्छी हो सकती थी। तो ये हमको थोड़ा सा डायरेक्शन देता है कि हम जब आगे के साल देखते हैं, वक्त तो इतनी जल्दी निकल जाता है, हमको पता नहीं चलता है कि कब साल शुरू हुआ, और ऐसे लगता है कि कुछ ही महीने हुए हैं और इतने में हम अगले साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वक्त निकलता जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि हम किस तरह से उसी वक्त का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पर्सनल एक डेवलपमेंट होता है, अपने खुद का जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए मैं न्यू ईयर को, नए साल को, या जो पल आता है, दिन कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही होगा, लेकिन उसको अलग कैसे बनाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने पिछले साल की जर्नी को कैसे देते हैं, आप क्या सोचते हैं अगले साल के लिए, आपका होप क्या है, आपकी आशा क्या है कि अगला साल कैसे होगा, उसके बारे में कुछ सोचिए। और ये जो पहला एपिसोड है मैं शुरू करना चाहती थी मेरे फादर के साथ, मिस्टर दाऊद हनीफ पिनारा, जो पेट्रन हैं DHP फाउंडेशन के। मैं जब भी दुबई आती हूँ, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं दुबई में हूँ, मेरी फैमिली के पास हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो हम बहुत टाइम बैठे रहते हैं। हमने किताबों के बारे में हम चर्चा करते हैं, कुछ न्यूज़ में जो बातें हुई उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज थोड़ा सा जो आप देखेंगे उनसे जो मैंने सवाल किए हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा है। हम जो जैसे बातें करते हैं उनके बारे में, तो मैं थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी और साल की शुरुआत इस वीडियो से करना चाहती थी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इंशाल्लाह अब ये नया सफ़र दूसरे साल डिजिटल चर्चा की वीडियोस का शुरू हुआ है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, और इंशाल्लाह ये जो इंटरव्यू भी है उसको देखिए, और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। सो वेलकम टू डिजिटल चर्चा। पहले बात करते हैं 2018 के बारे में, पिछले साल, ये जो साल गया उसके बारे में क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सभी को नई साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और जहाँ तक 2018 का सवाल है, तो दुनिया में और हिंदुस्तान में कई घटनाएं घटी, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 2019 है वो एक 2018 से एक बेहतर साल होगा। देखा जाए तो 2018 का सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन था वो रिसेंट जो इलेक्शन जो हुए हैं राजस्थान
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और मिजोरम वगैरह में, इसमें एक अलग से रिजल्ट आया है जो कि कांग्रेस के पक्ष में रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी जिस कामयाबी के साथ चल रही है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये प्रजातांत्रिक सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। हालांकि अभी तक हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसमें कई कमियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विश्व में जहाँ जहाँ प्रजातांत्रिक सिस्टम रहा है, जैसे यूरोप ले लो, इंग्लैंड ले लो, वहाँ पर 1200 साल हो गए मैग्ना कार्टा को। तो हम जो पश्चिमी देशों में जो स्थिति देखते हैं, वो जो इवोल्यूशन हुई है वो कम से कम 800 साल लगे उसके अंदर। तो इस जगह आके हम पहुँचे हैं। कई हमारे जो नेता होते हैं उन पे भ्रष्टाचार के या और कोई अपराध के मुकदमे भी होते हैं, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाते हैं। वेस्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे प्रजातांत्रिक सिस्टम की कमजोरी है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ असल में आज़ादी के बाद में जो प्रजातांत्रिक सिस्टम जो लागू हुआ है, हमारी जो जनता थी, ये कह सकते हैं कि वो मेच्योर नहीं थी उस सिस्टम के लिए। क्योंकि जहाँ भी प्रजातांत्रिक सिस्टम जिस कंट्रीज में आया, विदेश खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, इसमें उस टाइम आया जब वहाँ पर इकोनॉमिक जो वो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी आगे थे, शैक्षणिक तौर पे वो लोग काफ़ी आगे थे, तब जाके उनका जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है वो कामयाब रहा। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड थे, शैक्षणिक तौर पर भी बैकवर्ड थे। जिस वक्त हमारे देश के अंदर प्रजातांत्रिक सिस्टम जो डेमोक्रेसी लागू हुई, तो इसलिए इसको इवोल्यूशन में टाइम लगेगा। आज हमारे हम ये देखते हैं 2019 में भी इलेक्शन आता है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज सांप्रदायिकता के आधार पर या जाति पाति के आधार पर चुनाव जीत जाती है, और उससे क्या होता है कि देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा नहीं हो सकता। देश की तरक्की में ये ऐसी जो चीज़ें हमेशा बाधक होती हैं। हालांकि दुनिया की कई कंट्रीज में जो ध्रुवीकरण की बातें, जात पात, सांप्रदायिकता, ये अपराध है, इनके ऊपर दंड दिया जाता है। जैसे दुनिया की कई कंट्रीज हैं, उसके अंदर विभिन्न जाति के संप्रदाय के लोग रहते हैं, और तो वहाँ पर कोई भी आदमी इस तरह की हेट्रेड की बातें नहीं कर सकता है। जैसे सिंगापुर है, और सिंगापुर में तो बहुत सी कल्चर के लोग रहते हैं वहाँ पर। तो हिंदुस्तान में जो हम लोग रहते हैं तो हमारा एक ही कल्चर है, वहाँ पर तो कई कल्चर के लोग रहते हैं। इसके बावजूद वहाँ पर आपको कभी भी कोई इस तरह की हेट्रेड की बातें आप सुनने को नहीं मिलेगी। वैसा एग्जाम्पल यूएई में भी है कि हेट स्पीच उधर अलाउड नहीं है, लेकिन इफ वी सी डेमोक्रेसी, इफ वी सी जो वेस्ट है, अमेरिका है, यूके है, उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हेट स्पीच बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबली जो पूरी दुनिया में, मतलब जो फार राइट है, जो राइट विंग है, उसका आना मतलब एक इंडियन फिनोमिनन नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमिनन है कि हम बहुत सारी कंट्रीज में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, पोलैंड में है, हंगरी में है, यूके में है, अमेरिका में है ट्रम्प का आना। तो क्या ये कोई मतलब एक सिग्नल की तरह है कि ये सिर्फ एक इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है? क्या ये चीज़ें विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर? क्या चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ेंगी सुधरने से पहले? क्या इज दैट द गुड सॉर्ट ऑफ वे वी लुक एट दिस? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्या ये सही बात है? इस टाइप की बातें जहाँ पर ह्यूमन कल्चर है वहाँ पर होती है। जैसे अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद में ट्रम्प ने भी कुछ इस तरह की कई जो संकीर्णता की बातें की है, लेकिन ये जो बातें होती है ना, ये एक वक्ती तौर पे होती है। हमारा जो प्रॉब्लम अलग है। भारत में अगर देखो आप, हमारा जो समाज है वो
हजारों साल से जाति पाति की जो व्यवस्था के इसमें प्रचलित रही है। आप ये देख लीजिए कि 2500 साल पहले बौद्ध बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आया वो भी कल्मिनेशन था उस जाति पाति की जो व्यवस्था थी उसका कल्मिनेशन, उसका मुकाबले में उसका मुकाबला करने के लिए वो आया जो बुद्धिज्म वगैरह आया। तो हमारे अंदर इस टाइप की जो समाज में ये व्यवस्था बहुत पुरानी है, तो इसलिए और इससे हमको बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह थी कि जब बाहर से लोग आक्रमणकारी भारत के अंदर आए तो हम यह आलम था हमारे यहाँ कि वो जो काम था वो उस वक्त जो राजा था वो समस्या उसकी रहती थी, दूसरे लोग तो जो होते थे वो आक्रमणकारी के साथ मिल जाते थे। तो मतलब देश के अंदर एक जो एक देश प्रेम और नेशनलिज्म की जो भावना पैदा होनी चाहिए वो हो नहीं सकती थी। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जैसे देश में जहाँ सदियों से इस टाइप की जो माहौल और जात पात और जो अलगाववाद का और इस टाइप का जो आइसोलेशन का जो माहौल रहा है, वहाँ पर ये बड़ी जरूरत है कि हम कम से कम इतिहास के जो मोड़ हमको मिला है, आज का जो भारत है वो टाइप का भारत इतिहास में कभी नहीं रहा है। हमारी पहचान धर्म और संप्रदाय रहे हैं, तो वहाँ पर ये जरूरी है कि हमारे अंदर एक मजबूत नेशनलिज्म की भावना पैदा हो, और उसके लिए जरूरी है कि हमको जाति पात वगैरह को इनको समूल नष्ट करने की जरूरत है अगर हमें आगे बढ़ना है तो, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हमारा इवॉल्व सही मायने में जब ही होगा जब हम हमारे देश के अंदर जो अपराधी होने के बावजूद भी और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी लोग भी जब तक जीतते रहेंगे डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। जब तक सांप्रदायिकता के आधार पर लोग जीतते रहेंगे, जात पात के आधार पर लोग जीतते रहेंगे, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि देश का हर आदमी ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें भरपूर हिस्सा ले और ऐसे लोग आगे लेके आए जो सही आदमी हो, जो ईमानदार हो, जो देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकते हो। आज तो ये आलम है, लोग इसलिए राजनीति में आते हैं कि पैसा कमा सके, राजनीति को प्रोफेशन, ज्यादातर लोगों ने प्रोफेशन बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में देश कैसे आगे बढ़ेगा? और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे, गरीबी भी ऐसे ही रहेगी, अशिक्षा भी ऐसे रहेगी। इस तरह का समाज जो जिसके अंदर ध्रुवीकरण होता है, पोलराइज जो समाज होता है, वो एक एटम बम की तरह होता है कि उसमें किसी भी वक्त आप चिंगारी दिखा दो तो वो समाज के अंदर हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। यही हमारे अंदर यहाँ पर होता है। इन बातों को सोचते हुए 2019 जो नया साल है, उसके व्हाट डू यू थिंक अबाउट, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? DHP फाउंडेशन के थ्रू आप और क्या काम करेंगे 2019 में, और आपको क्या लगता है कौन सी चीजें बदलनी चाहिए 2019 में? हमारा जो हमेशा यही रहता है कि क्योंकि हम जो देखते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर विदेश में रहते हैं, यहाँ पर इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, चाइनीज होते हैं, ईरानी होते हैं, अरब्स होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, फ्रेंच होते हैं। यहाँ पर पहले हमारी पहचान यही है और इस तौर पे ही हम जाने जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सेकेंडरी बातें, ये बातें कोई करता भी नहीं है। तो हमें अपने इंडियन होने पे बड़ा गर्व है। वो गर्व तभी हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि जब देश के अंदर जो कमियां जो है, जो देश को आगे बढ़ने में, जिसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं कि जो हमें बढ़ने नहीं देती हैं, हम उनके ऊपर काबू करें। और इसके अंदर भी आप देख लीजिए जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्रीज में भी भारत जो है एजुकेशन के अंदर देख लीजिए या आर्थिक तौर पे देख लीजिए, मतलब काफी पीछे है इवन ब्रिक्स कंट्रीज में भी। तो हमें ये चाहिए, आजकल तो तरक्की का एक सीधा वे है, सीधा पाथ है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन को देश के अंदर स्ट्रॉन्ग करके ही हम लोग सही मायने में गरीबी को दूर कर सकते हैं, अशिक्षा को दूर कर सकते हैं
और आर्थिक अपनी व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। हमने देखा है कि जिन जिन कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ, चाइना ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान, ताइवान, ये सारे ले लीजिए, जिनके अंदर एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ तो उनके अंदर गरीबी का उन्मूलन भी हुआ, ये राष्ट्र इन्होंने तरक्की भी की। DHP फाउंडेशन भी इसी बात पे विश्वास करती है कि देश के हालात को अगर सुधारना है तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि इस मामले में एजुकेशनली लोगों को एम्पावर करने के लिए और महिलाओं को, छात्राओं को एम्पावर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और फतेहपुर शेखावाटी में और जो हम अपने लेवल पे जो हो सकता है वो अपना खूब वो करते हैं, और अलग अलग एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं उनकी भी मदद करते हैं कि जिससे एजुकेशन का माहौल अच्छा हो, क्योंकि जब तक प्राइमरी और मिडिल या सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तब तक देश के अंदर हायर एजुकेशन की स्थिति ठीक हो ही नहीं सकती। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो एजुकेशन की व्यवस्था खराब है वो इसीलिए है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही स्थिति बड़ी खराब है। पिछले दिनों डॉक्टर अमृत सेन ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, तो इसलिए क्या है कि हमारे लिए अलार्मिंग स्टेज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन बातों का एहसास बहुत कम लोगों को है। आज अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था देखें तो तकरीबन टोटल 100 ट्रिलियन के करीब है, और ये आने वाले 20 साल में तकरीबन 400-500 ट्रिलियन तक जाएगी। तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था का फायदा किसको होगा? उन कंट्रीज को होगा जिनके अंदर एजुकेशन की व्यवस्था ठीक है। हमने अगर उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो जो दुनिया की बढ़ी हुई जो GDP है उसका फायदा भी हमें नहीं मिलेगा। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, जो आज हम कहते हैं कि भाई भारत ने बड़ी तरक्की की है, और नो डाउट आज़ादी के बाद काफ़ी तरक्की की, और रही बात यह कि पिछले दशक में खास तौर से काफ़ी तरक्की हुई है। वो तरक्की किस लिए हुई है? वो तरक्की जो हुई है वो इसलिए हुई है, जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी का जो क्रांति जो आई है, और उसके अंदर हमने भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन हमारा जो उसके अंदर भी जो पार्टनरशिप था वो इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज का बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं इसमें एक बात मैं बता, दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, पहले वो स्टीम इंजन से शुरू हुई, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति में हम लोग हिस्सा नहीं ले सके। उसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हम कॉलोनियल जो पावर है उनके शिकंजे में थे हम। लेकिन जब तीसरी औद्योगिक क्रांति जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति थी उसमें हमने हिस्सा लिया, और उसी की वजह से आज जो भारत की जो GDP है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब है, उसी की वजह से। नहीं तो हमारी तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले हमारी जो GDP तकरीबन 500-600 बिलियन डॉलर थी, आज 2.5 ट्रिलियन के करीब है। लेकिन चाइना कहाँ पहुंच गया है? चाइना 12-13 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। तो हमने इस औद्योगिक क्रांति का भी हमें फायदा मिला, लेकिन भरपूर नहीं मिला। वजह ये थी कि हमारे देश के अंदर भी एजुकेशन की जो व्यवस्था वो ठीक नहीं, और आज दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है। और ये औद्योगिक क्रांति इसका जो ये इतनी विस्फोटक है कि ये हर फील्ड में मतलब इसका दखल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर चीज के अंदर इसके अंदर एनर्जी के क्षेत्र में इसका वो दखल रहेगा। तो इसका फायदा उसी को मिल सकता है जिस देश के अंदर एजुकेशन व्यवस्था ठीक होगी। देश के अंदर एजुकेटेड तो बहुत है, इंजीनियर भी बहुत है, हमारे पास सबसे ज्यादा साइंस इंजीनियर्स वगैरह हैं, लेकिन क्वालिटी की कमी होने की वजह से, और सबसे क्वालिटी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको जरा ठीक करने की जरूरत है। तो इसलिए कि सभी का ये कर्तव्य है, अगर देश को सही मायनों में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दें, और देश के अंदर ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि सबके लिए एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो।
DHP फाउंडेशन इसी लाइन के ऊपर जो है ना वो अपना काम करती है। हम कोशिश करते हैं कि समाज को जो कुछ हम हमारी तरफ से हमारी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से जो कुछ दे सकते हैं वो दें, और यही सोच सभी लोगों को की हो तो एक बड़ी क्रांति आ सकती है, बड़ा फेर और बदला आ सकता है देश के अंदर। एपिसोड के एंड में कोई आखिरी मैसेज सारे जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए? उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई सब जो है खुश रहें और सुखी रहें, और हमेशा ये कोशिश करें कि समाज को अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो अपने जीवन में ज़रूर कुछ करें। इस टाइप का ये मेरी तमन्ना है, और इसी पे हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह से है ना, ही हमारी सोच है।